हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है मध्यकालीन भारत में मुग़ल काल के बारे में पढ़ रहे हैं और मुग़ल काल में जो है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के बारे में क्रमशः हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी इससे रिलेटेड जो है वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने इन सारे वीडियोज़, इन सारे क्लासेस को अटेंड नहीं किए हैं, तो वो लोग जो है मुग़ल काल और मध्यकालीन भारत को बेहतर तरीके से समझने के लिए जो है आप लोग उन पिछले वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो आइए हम लोग जो है आज इस क्लास में जो है शाहजहाँ के बारे में जानेंगे। तो यानी शाहजहाँ से रिलेटेड या जो है फर्स्ट क्लास है दोस्तों। इस क्लास में आज जो है हम लोग शाहजहाँ के जो है यानी उसके जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इसके प्रारंभिक जीवन के जो संघर्ष है, प्रारंभिक जीवन के जो विद्रोह है, उसके शासनकाल के, उन सब बातों को जो हम लोग आज इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग शाहजहाँ का सबसे पहले जो है टाइम पीरियड यानी शासनकाल, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसका शासनकाल दोस्तों 1628 में यह शासक बनता है। 1658 तक जो है यह राजा के रूप में जो है यानी राजा बना रहता है। तो कहीं कहीं यह जो टाइम पीरियड है दोस्तों 1628 के बदले 27 भी दिया हुआ रहता है, क्योंकि 1627 में जो है जहांगीर की मृत्यु होती है और किंतु शासक जो है आपका शाहजहाँ कई कारणों से जो है 1628 में बनता है। तो किसी बुक में आपको 1627 भी दिया रहेगा और किसी बुक में जो है 1628 भी दिया जाता है। किंतु कुल मिलाकर अगर हम लोग डीपली देखेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे तो 1628 ही आपका सही होगा। आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना, यानी एग्ज़ाम्स में जिस तरह से ऑप्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है टिक करके आना। अगर 27 दिया रहेगा तो 27 करना और 28 दिया रहेगा तो 28 करना, और अगर दोनों दिया रहेगा तो आप 28 टिक करना, क्योंकि यह ज़्यादा सटीक है। तो आइए हम लोग शाहजहाँ के जन्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इसका जो जन्म है आपका 5 जनवरी आपका 1552 में होता है। एक बात और दोस्तों, आप लोग जो है शाहजहाँ के पहले जो है जहांगीर का चैप्टर जो है अपलोड किया जा चुका है। जहांगीर से रिलेटेड वीडियोस यानी 2 वीडियो जहांगीर के अपलोड किए जा चुके हैं। तो शाहजहाँ को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप लोग अगर जहांगीर वाले वीडियोस देख लेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित है। यानी उसकी पारिवारिक ढांचा को समझने के बाद ही जो आप शाहजहाँ को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कम से कम जहांगीर वाले वीडियोस ज़रूर देख ले। तो आइए, शाहजहाँ का जो जन्म है दोस्तों हमने देखा 1552 में होता है। शाहजहाँ जो है दोस्तों 4 भाई होते हैं, यानी जहांगीर के 4 पुत्र रहते हैं। एक आपका खुसरो रहता है, दूसरा शाहजहाँ जो कि खुर्रम के नाम से जाना जाता है, तीसरा शहरयार और चौथा जो है परवेज़। यानी कि चारों जो पुत्र है अलग अलग माताओं से जन्म लेते हैं। तो ये 4 पुत्रों में यानी शाहजहाँ जो है दूसरे नंबर पे रहता है। तो इनका जन्म हमने देखा 1552 में होता है और इनका जो बचपन का नाम खुर्रम रहता है। तो यानी खुर्रम के नाम से जो है प्रसिद्ध रहते हैं। और खुर्रम का अर्थ होता है सामान्य रहता है दोस्तों आनंददायक। तो ये जो खुर्रम है दोस्तों, ये जगत गोसाई इनकी माता का नाम रहता है, जो कि मारवाड़ी शासक रहते हैं उदय सिंह, उसकी यह पुत्री रहती है आपकी जगत गोसाई। इसे कहीं कहीं जो है आपका जोधाबाई के नाम से भी जो जाना जाता है। दोस्तों, एक जोधाबाई थी अकबर की पत्नी और एक जोधाबाई यानी कि इस जगत गोसाई का भी जो नाम आपका जोधाबाई ही रहता है, लेकिन मूल रूप से इसे जगत गोसाई के नाम से ही जाना जाता है। तो ये जगत गोसाई जो कि एक राजपूत कन्या रहती है, यानी एक राजपूत कन्या इनकी माता रहती है और इनके पिता जो रहते हैं वह मुस्लिम रहते हैं। यानी एक मुस्लिम पिता और एक राजपूत कन्या की ये संतान रहते हैं आपके खुर्रम, जो कि शाहजहाँ के नाम से जाने जाते हैं। और इनका जो राज्यारोहण है दोस्तों 24 फरवरी को होता है 1628 में आगरा में। तो 24 फरवरी 1628 में इनका जो है राज्यारोहण होता है। और राज्यारोहण के साथ ही है जो दोस्तों यह एक उपाधि धारण करते हैं, और यह उपाधि जो है दोस्तों अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान
ए सानी की उपाधि यह धारण करता है। तो बहुत लंबा चौड़ा नाम है, बहुत लंबी चौड़ी उपाधि है इसकी। पता नहीं क्यों दोस्त, एक चीज़ मैंने फील किया है, मध्यकालीन भारत में जितने भी शासक थे वह खुद भी कई उपाधियां धारण करते थे और अन्य किसी को भी, यानी उनसे जुड़े जो लोग होते थे, जो व्यक्ति होते थे, दरबारी होते थे, तो उन लोगों को भी कुछ ना कुछ उपाधि वो लोग दे दिया करते थे। तो ये उपाधियां याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है और ख़ास करके ये उपाधि तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। तो आप लोग इतना लंबा चौड़ा तो याद नहीं कर पाओगे, तो कम से कम ये किराने सानी को ज़रूर याद कर लेना। इस अंतिम वर्ड को अगर पकड़ लोगे तो मे बी एग्ज़ाम्स में आपको ये सारा कुछ पकड़ में आ जाएगा। तो यह जो है इस उपाधि को धारण करते हैं शासक बनने के साथ ही। और यह जो है जब यानी जब शासक बनता है, राजा बनता है, तो इस उपाधि को धारण करने के साथ ही साथ जो है, यानी कि आपका 14 फरवरी 1628 में शासक बनता है और यह उपाधि धारण करके जो है वह राजा का कार्य करने लगता है, शासक की जिम्मेदारी निभाने लगता है। तो आइए इनके परिवार के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि इससे भी जोड़ करके जो है अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों इनकी पत्नी रहती है मुमताज़ महल, जो कि आपका अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से जानी जाती है। दोस्तों हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि जहांगीर वाले क्लास में कि जो आपका नूरजहाँ का भाई रहता है आपका, उसकी पुत्री रहती है आपकी ये अर्जुमंद बानो बेगम, और यानी नूरजहाँ का भाई रहता है आसफ़ खां, उसकी पुत्री रहती है अर्जुमंद बानो बेगम, और इनका विवाह जो है खुर्रम यानी कि शाहजहाँ से होता है। वहीं जो नूरजहाँ की एक पुत्री रहती है लाडली बेगम, उसका विवाह जो है शहरयार, जो कि आपका खुर्रम यानी शाहजहाँ का तीसरा भाई रहता है, यानी सौतेला भाई रहता है, उसके साथ जो है नूरजहाँ अपनी बेटी का विवाह करती है। तो इन दोनों के बीच यानी आसफ़ खां चाहता है कि अगला शासक जो है मेरा दामाद बने और नूरजहाँ चाहती कि अगला शासक जो है मेरा दामाद बने। तो ये सब जो हम लोग पिछली क्लास में देख चुके थे। तो ये जो है अर्जुमंद बानो जो कि शाहजहाँ की पत्नी रहती है, यह मुमताज़ महल के नाम से भी जानी जाती है। इसकी ही जो मृत्यु के शोक में जो है ताजमहल का निर्माण होता है आपका, यानी इनकी जो मृत्यु है आपका 1631 में हो जाती है। 1631 में इनकी मृत्यु होती है और 1632 में जो है ताजमहल का निर्माण आरंभ होता है और 1653 में जो है ताजमहल बनकर जो है पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो यह जो है यानी कि कुल 22 साल का जो समय लगता है आपका ताजमहल के निर्माण में। ये सब हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों ये मुमताज़ महल का विवाह शाहजहाँ से हुए रहता है, यानी इनकी पत्नी रहती है और इनसे जो कुल मिलाकर के 14 संतानें होती है, किंतु 14 संतानों में जो 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है और सिर्फ जो 7 संतानें जो है इनकी जीवित रहती है। तो आइए हम लोग जो है इन जो 7 संतान जो जीवित रहते हैं उनके बारे में क्रमशः जानते हैं, क्योंकि अक्सर जो है इनसे प्रश्न पूछा जाता है। अगली क्लास जो हम लोग यानी शाहजहाँ से रिलेटेड जो अगली क्लास होगी दोस्तों, उसमें हम लोग जो है यानी सत्ता के लिए इन सब के बीच जो है संघर्ष होता है, जो कि इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष माना जाता है। तो उसमें हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए इनको क्रमशः अभी जानना ज़रूरी है। तो इनका सबसे जो बड़ा पुत्र रहता है, यानी 4 पुत्र और 3 पुत्रियों में सबसे बड़ा पुत्र आपका दारा शिकोह रहते हैं। और चूँकि यह बड़ा पुत्र रहता है शाहजहाँ का, तो यह जो है आपका युवराज के पद पर आसीन रहता है, क्योंकि नियम अनुसार जो बड़ा पुत्र रहता है राजा का, वही जो है युवराज का पद धारण करता है। तो यह बड़ा पुत्र है, इस वजह से युवराज का पद धारण करता है। उसके बाद शाह शुजा, यह जो है यानी कि इसका दूसरा पुत्र रहता है और यह जो है बंगाल का गवर्नर रहता है। दोस्तों शाहजहाँ के जो 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों को जो है वह अलग अलग क्षेत्रों का जो है गवर्नर या सूबेदार बना करके जो है वह उसे यानी शासन प्रशासन सीखने के लिए जो है भेजता है। तो यह जो शाह शुजा जो रहता है वह बंगाल का गवर्नर के पद पर कार्यरत रहता है। वहीं औरंगजेब जो है दोस्तों इसका तीसरा पुत्र रहता है और यह जो है दक्कन का गवर्नर के रूप में नियुक्त रहता है। वहीं मुराद बख्श जो है दोस्तों, यह जो है आपका मालवा
और गुजरात का गवर्नर के रूप में यह नियुक्त रहता है। तो जब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इन सब के बीच जो जब संघर्ष होता है सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, सिंहासन के लिए, तो यहाँ पर जो 3 बहनें रहती है इनकी, तो इन तीनों बहनों ने क्रमशः एक एक भाइयों का साथ दिया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस बहन ने किस भाई का साथ दिया था। तो जहाँ आरा जो सबसे बड़ी बहन रहती है दोस्तों, वह सबसे बड़े भाई यानी दारा शिकोह का साथ देती है। वहीं रोशन आरा जो है यह औरंगजेब का साथ देती है। और गौहन आरा जो सबसे छोटी पुत्री रहती है दोस्तों, इसी के जन्म के समय जो है आपका मुमताज़ महल जो है प्रसव पीड़ा के दौरान जो है मृत्यु को प्राप्त करती है। तो ये जो गौहन आरा है यह जो है आपका मुराद बख्श का साथ देती है। और शाह शुजा का कोई भी बहन इसका साथ नहीं देती, क्योंकि इसके लिए कोई बहन बचती ही नहीं है। क्योंकि 3 बहन है तो 3 बहन तो क्रमशः दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद बख्श को साथ देती है, तो इसका साथ किसी भी बहन के द्वारा नहीं दिया जाता। तो ये कुल मिलाकर हम इसके यानी प्रारंभिक परिचय के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग जो है यानी कि इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों प्रारंभिक जीवन में यानी कि जिस समय आपका जहांगीर शासक रहते उस समय ही जो है यह बहुत बड़े बड़े कारनामे कर चुके होते हैं आपके शाहजहाँ। तो आइए उन कारनामों को हम लोग जानते हैं कि क्या क्या ये किए थे, यानी कि अपने गवर्नर पद के रहते हुए, यानी शासक बनने से पूर्व ही। तो बादशाह बनने के पूर्व ही दोस्तों यह मेवाड़ और अहमदनगर को जीतता था। यानी कि पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, अहमदनगर को जब वह जीत करके आता है तो जहांगीर जो है इसे शाहजहाँ की उपाधि देते हैं। तो ये हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो अहमदनगर को वह जीतते हैं, और जो कि दक्षिण भारत का एक हिस्सा रहता है। उसके बाद सबसे जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, वह जो है मेवाड़ पर विजय रहता है। मेवाड़ पर विजय इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार से भी हो जाता है, क्योंकि इनके जो दादा रहते हैं अकबर, यानी अकबर के शासनकाल में अकबर कभी जो है पूर्ण रूप से जो मेवाड़ पर शासन नहीं स्थापित कर पाया था। हालांकि उसने चित्तौड़ के किले को तो अपने कब्जे में कर लिया था, किंतु बाद में जो है महाराणा प्रताप ने उस किले को भी जो है अपने अधीन कर लिया था। तो कुल मिलाकर अकबर के समय से जो है मेवाड़ को जीतने का प्रयास किया जा रहा था, किंतु अकबर अपने पूर्ण शासनकाल में कभी भी जो है मेवाड़ को पूरी तरह से नहीं जीत पाया था। तो जहांगीर के शासनकाल में क्या होता है कि यानी कि अकबर के शासनकाल तक ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी होती है और उसका पुत्र शासक बन चुका होता है। तो जहांगीर के शासनकाल में इस खुर्रम को यानी कि शाहजहाँ को जो है जहांगीर भेजते हैं आपका मेवाड़ विजय के लिए। तो ये वहाँ पर जाकर इतने कत्लेआम मचाता है, किसानों को इतना परेशान करता है कि जो मेवाड़ का शासक रहता है वह जो है हार मान करके जो है यानी विवश होकर के जो वह संधि कर लेता है। तो 4 शर्तों के साथ जो यहाँ संधि मेवाड़ और मुग़लों के बीच होती है, और इस प्रकार जो है मेवाड़ जो है पहली बार जो है मुग़लों के अधीन जहांगीर के शासनकाल में होता है, और वह खुर्रम के द्वारा किया जाता है। तो ये सब जो है कारनामे या शाहजहाँ आपका शासक यानी बादशाह बनने के पहले ही कर चुका होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1623 में जब वह अपने पिता यानी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। यह विद्रोह इसलिए होता है, पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि उस समय तक जो है नूरजहाँ जो है आपका नूरजहाँ का विवाह 1611 में होता है आपका जहांगीर के साथ, और शासन प्रशासन पर जो है नूरजहाँ का प्रभाव बहुत अधिक आ जाता है। यानी कि कुल मिलाकर सिक्कों पर हस्ताक्षर से लेकर के राजाज्ञाओं तक जो है जहांगीर के साथ साथ नूरजहाँ के भी जो है सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर होते थे। तो ये सब चीज़ें जो है शाहजहाँ को कहीं ना कहीं फील होता है कि कहीं आगे चलकर जो है मेरे शासक बनने के रास्ते में ये सब जो है रुकावट ना हो। तो वह क्या करता है कि अपने पिता यानी जहांगीर के खिलाफ जो है विद्रोह कर देता है आपका 1623 में। हालांकि इस विद्रोह को आदम खां जो कि जहांगीर का सेनापति रहता है उसके द्वारा जो है दबा दिया जाता है। हाँ, किंतु इन दोनों पिता पुत्र यानी जहांगीर और शाहजहाँ के रिश्ते में जो है करवाहट आ जाती है। किंतु फिर वक्त की नज़ाकत और स्थितियों को समझते हुए शाहजहाँ जो है अपने पिता यानी जहांगीर से जो है माफ़ी मांग लेते हैं, और फिर मतलब 1623 में विद्रोह करके फिर वह माफ़ी मांग लेते हैं।
तो ये इसका आरंभिक जीवन है दोस्तों। आरंभिक जीवन में जो है जहांगीर की यानी जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है दोस्तों आपका 1627 में। तो 1627 में जब इसकी मृत्यु होती है दोस्तों, तो उस समय यानी आगरा और दिल्ली में जो है आपका आसफ यानी आपका शाहजहाँ मौजूद नहीं होता है और शहरयार भी जो वहाँ मौजूद नहीं होता, यानी इसका भाई यानी ना जो नूरजहाँ का दामाद वहाँ मौजूद होता है और ना ही जो है आपका आसफ खां का दामाद वहाँ मौजूद होता है दिल्ली आगरा में जब आपका जहांगीर की मृत्यु होती है। तो उस समय क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो है आपका जो उस समय खुसरो का पुत्र होता है दोस्तों दाबर बख्श। तो खुसरो के बारे में हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं दोस्तों। खुसरो जो है आपका औरंगजेब का बड़ा पुत्र रहता है, किंतु यह भी जो है अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है। तो उस विद्रोह के बाद क्या होता है कि जो जहांगीर है उसे कैद में कर देता है और उसकी आंखें निकलवा देता है। किंतु शाहजहाँ क्या करता है, उसी कैद में जो है अपने भाई यानी खुसरो की हत्या कैदियों के द्वारा करवा देता है। तो यहाँ पर जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली के क्षेत्र यानी आगरा के क्षेत्र में ये कोई भाई मौजूद नहीं होते हैं। तो दराज दरबारियों के द्वारा जो है यानी खुसरो का पुत्र रहता है दाबर बख्श, उसको जो है राजा बना दिया जाता है। तो ये दाबर बख्श जो है एक तरह से समझिए कि वह हाथ की कठपुतली बनकर रह जाता है, यानी दरबारी लोग जो है जो इससे शासक बनाते हैं, राजा के पद पर आसीन करवाते हैं, वो लोग बस इसको जो है अपने इस्तेमाल यानी अपने जो है स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो यह जो है बात आसफ खां को अच्छी नहीं लगती। आसफ खां जो कि आपका शाहजहाँ का ससुर रहता है, तो वह क्या करता है, पत्राचार के माध्यम से शाहजहाँ के पास खबर भिजवाता है कि आप यहाँ आइए और सत्ता को संभालिए। तो वहाँ से शाहजहाँ जो है पत्राचार के माध्यम से ही खबर भिजवाते हैं कि जितने भी उत्तराधिकारी है मेरे पिता के, आप सबकी हत्या कर दीजिए। तो शाहजहाँ के यानी आगरा दिल्ली के क्षेत्र तक पहुँचते पहुँचते जो है वह क्या करता है, आसफ खां इसके जितने भाई भतीजे होते हैं यानी शाहजहाँ के यानी कि जहांगीर के जितने पुत्र होते हैं या पोते होते हैं, उत्तराधिकार के रूप में जो भी लोग मौजूद होते हैं जहांगीर के, उन सब की जो है आसफ खां हत्या करवा देता है। यानी शाहजहाँ के यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है वह सबकी हत्या करवा देता है आपका आसफ खां। इस तरह से जो है शाहजहाँ का रास्ता पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। वह शासक बनने के लिए कोई उत्तराधिकारी बचता ही नहीं है। तो आपका शाहजहाँ जो है आपका 1628 में जो है शासक बन जाता है। तो मात्र 4-5 महीने के लिए जो ये दाबर बख्श शासक बना था और इस बाद में उसकी हत्या भी करवा दी जाती। इस वजह से जो यह गैप आपको देखने को मिलता है, यानी 1627 में जहांगीर की मृत्यु होती है और ये 4-5 महीने के लिए वो दाबर बख्श जो शासक बनता है। इस वजह से ये गैप आपका इसका शासनकाल 1628 से आपका 1658 माना जाता है। तो ये कुल मिलाकर इसके जीवन के प्रारंभिक संघर्ष है। हालांकि ये 2 संघर्ष जो है उसके द्वारा खुद के किए गए थे, बाकी यह संघर्ष जो है उसके ससुर आसफ खां के द्वारा किए गए थे। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से यह संघर्ष हुआ तो था, यानी प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष तो हुआ था आपका शाहजहाँ के लिए, किंतु उसका जो है यानी कि वह संघर्ष करने वाला जो है आसफ खां यानी कि जो आपका शाहजहाँ का ससुर है वह ये सारी हत्याएं करता है। तो जब वह शाहजहाँ शासक बनता है तो इस आसफ खां को जो है वजीर के पद पर आसीन करता है। तो इस तरह से ये इसके प्रारंभिक जीवन के संघर्ष देखे हमने दोस्तों। अब जब यह शासक बनता है, राजा बनता है, तो इसके काल में कुछ विद्रोह भी देखने को मिलते हैं। आइए उन विद्रोहों के बारे में जानते हैं, क्या कौन कौन लोगों ने विद्रोह इसके खिलाफ़ किए थे। तो सबसे पहला जब विद्रोह रहता है दोस्तों वह बुंदेलखंड का विद्रोह रहता है और इसका जो है यानी कि उस समय जो है शासक रहता है जूझर सिंह। तो यह विद्रोह जो है आपका 1628 से 1635 तक चलता है। एक लंबे समय तक जो है संघर्ष इन दोनों के बीच चलता है। होता क्या है दोस्तों, ये जो बुंदेलखंड का शासक रहता है आपका, हम लोग देख चुके हैं अकबर वाले क्लास में कि वीर सिंह बुंदेला जो है जहांगीर की मदद करने के लिए जो है आपका अबुल फजल की हत्या करवाते हैं।
तो यानी जहांगीर के शासनकाल तक जो है बुंदेलखंड और मुग़लों के बीच जो अच्छे संबंध थे, किंतु वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु के बाद जो है आपका यह जुझार सिंह यानी उसका पुत्र शासक बनता है। और इस यानी जुझार सिंह और आपका शाहजहाँ के बीच जो है बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी, परस्पर जो संबंध अच्छे नहीं थे। तो यहाँ यह विद्रोह कर देता है और इन दोनों के बीच जो है लंबे समय तक संघर्ष चलता है। अंत में जो है शाहजहाँ जीत जाता है, इसके विद्रोह को दबा देता है और इसे जो है यानी जुझार सिंह को मजबूर कर देता है मुग़लों के अधीन रहने के लिए। तो यहाँ मुग़लों के अधीनता जो है आपका जुझार सिंह के द्वारा जो है आपको स्वीकार कर ली जाती है आपका 1635 में। उसके बाद एक खान जहाँ लोधी द्वारा जो है दोस्तों, जो कि अफ़गान सरदार रहता है, यह भी जो है विद्रोह करता है आपका शाहजहाँ के खिलाफ आपका 1628 में ही यह विद्रोह। यह भी जो है 1631 तक संघर्ष चलता है इन दोनों के बीच। यहाँ पर क्या होता है कि इस अफ़गान सरदार को अंत में जो है इसकी हत्या शाहजहाँ के द्वारा कर दी जाती है और इसका क्षेत्र जो है मुग़ल साम्राज्य में जो है यानी आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र रहता है यह अफ़गान सरदार के अंदर, और यह क्षेत्र जो है वह शाहजहाँ अपने शासन यानी अपने साम्राज्य में मिला लेता है। उसके बाद दोस्तों 1632 में जो है पुर्तगालियों की उद्दंडता का जवाब देता है। तो दोस्तों पुर्तगालियों को जो है उस समय जो है व्यापार के लिए जो है अनुमति दी गई थी शाहजहाँ के द्वारा, किंतु होता क्या है कि जो पुर्तगाली है इनका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। यह अलग अलग क्षेत्रों में जो है शाहजहाँ के यानी जो शाहजहाँ के कब्जे वाले क्षेत्र थे वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में यह क्या करते हैं यानी पुर्तगाली जो व्यापारी लोग थे वह कर वसूलने लगते हैं, करों की चोरी करने लगते हैं, फिर हिंदुस्तानी महिलाओं से विवाह करने लगते हैं। मतलब बहुत तरह की जो उद्दंडता ये लोग दिखाने लगते हैं, मुग़ल सैनिकों के ऊपर प्रहार करने लगते हैं। तो जब शाहजहाँ को यहाँ जानकारी मिलती है इनकी उद्दंडता का, तो वह क्या करते हैं अपनी सेना को भेजते हैं, और इस सेना जब यहाँ पहुँचती है पुर्तगालियों के पास तो बड़े पैमाने पर जो है पुर्तगालियों की हत्या की जाती है, उन्हें दंड दिया जाता है। तो इस दंड से परेशान भयभीत होकर के ये जो पुर्तगाली लोग हैं आपका शाहजहाँ से माफ़ी मांगते हैं। इस प्रकार जो है उसे यानी पुर्तगालियों की हत्या को रोक दिया जाता है, उन्हें माफ़ कर दिया जाता है। किंतु हुगली जो कि उनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र था पुर्तगालियों का, जो कि वो लोग पूरी तरह से जो कब्जा कर रखे थे, उसको जो है शाहजहाँ अपने कब्जे में कर लेता है। तो इस प्रकार जो है पुर्तगालियों के साथ भी उसका संघर्ष आपका 1632 में हुआ था। और इनका संघर्ष जो है दोस्तों सिख गुरुदेव हरगोविंद जी से भी चलता है। और यह जो है सिखों और मुग़लों का जो है संघर्ष दोस्तों, ये हम लोग जहांगीर के शासनकाल से ही देख रहे हैं। जहांगीर के शासनकाल में हम लोग देखे थे कि जो आपका सिखों के 5वें गुरु रहते हैं गुरु अर्जुन देव, वह जो है जहांगीर के बड़े पुत्र ये खुर्रम यानी खुसरो की मदद करते हैं, और इस प्रकार जो है वह जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड को प्राप्त होते हैं आपके गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। तो ये वहाँ से संघर्ष चल ही रहा होता है। यहाँ शाहजहाँ के शासनकाल में भी ये संघर्ष देखने को मिलता है। हालांकि ये संघर्ष जो है दोस्तों यहाँ यानी किसी बड़े मैटर पर नहीं रहता है। होता क्या है कि एक बार जो है शाहजहाँ का जो बाज जो है शिकार खेलने के यानी शाहजहाँ शिकार पर जाते हैं, उसका बाज उड़कर जो है इस गुरु गोविंद यानी हरगोविंद जी के पास चला जाता है, और बाज मांगने पर जो है ये यानी गुरु नहीं देते हैं। तो यहाँ इन दोनों के बीच छोटा मोटा संघर्ष होता है। इसके बाद भी और एक घटना है कि कुछ डाकू जो है मुग़लों के घोड़े यानी 2 घोड़े चुरा करके वह जो है आपका यानी गुरु को भेंट करते हैं दक्षिणा स्वरूप। और चूँकि गुरु अनजान रहते हैं कि वह किसके द्वारा चोरी किया हुआ है, तो वह दक्षिणा को स्वीकार करते हैं। तो मुग़लों के द्वारा जब वह घोड़े मांगे जाते हैं तो ये गोविंद यानी गुरु हरगोविंद सिंह मना कर देते। तो यहाँ से भी इन दोनों के बीच संघर्ष होता है। तो कुल मिलाकर छोटे मोटे संघर्ष जो जब तक ये गुरु जीवित रहते हैं
तब तक चलता ही रहता है। और ये संघर्ष दोस्तों आगे भी चलता ही रहेगा। हम लोग औरंगज़ेब के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो सिखों के 9वें गुरु रहते हैं आपके गुरु तेग बहादुर, उसकी भी हत्या जो है औरंगज़ेब के द्वारा कर दी जाती है। यानी कुल मिलाकर जो है 2 गुरुओं की हत्या, सिखों के जो 2 गुरु रहते हैं, गुरु अर्जुन देव और एक गुरु तेग बहादुर, तो इन दोनों की हत्या मुग़लों के द्वारा की जाती। तो ये संघर्ष आगे भी चलता ही रहेगा और यानी कि अगले औरंगज़ेब के शासनकाल तक यह संघर्ष चलता है। तो कुल मिलाकर आज हमने दोस्तों शाहजहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में आपका उसके परिचय यानी उसके प्रारंभिक जीवन और प्रारंभिक विद्रोह के बारे में हम लोग जाने। अगली क्लास में जो है दोस्तों हम लोग शाहजहाँ के जो पुत्रों के बीच जो सत्ता के लिए संघर्ष होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके स्थापत्य से संबंधित कार्यों को जानेंगे, क्योंकि स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण युग आपका शाहजहाँ का शासनकाल माना जाता है। और उसके बाद जो है हम लोग यानी कि उसके साम्राज्य विस्तार को भी जानेंगे। तो कुल मिलाकर ये सब बातें जो हम लोग अगली क्लास में जानेंगे शाहजहाँ से संबंधित। शाहजहाँ से रिलेटेड दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट भी जो है अपलोड लगातार किया जा रहा है, यानी कि जो भी मैं डिस्क्रिप्टिव क्लास ले रही हूँ उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट भी जो मैं उपलब्ध करा रही हूँ। तो बेहतर ये होगा दोस्तों कि आप लोग इसको देखने के बाद अगर उस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सेट को देखोगे तो यानी शाहजहाँ से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न होगा, जो कुछ भी प्रश्न एग्ज़ाम से बनते हैं वो सारे आप लोग जो है कवर कर पाओगे। और अगर एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका इससे, तो शाहजहाँ से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे एग्ज़ाम्स में दोस्तों आप लोग उन सारे प्रश्नों को हल कर पाओगे और बेहतर स्कोर कर पाओगे अगर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों वीडियोस आप लोग साथ साथ देखते हो, तो सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग शाहजहाँ से संबंधित अगली क्लास में। तब तक के लिए देवी स्टडीज़ से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।